कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले मैंने जब वक्फा लिया तो फ़रक हबीब साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी फ़रक साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? मीर साहब, मैं इस पर गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि 8 हफ्तों के बाद जो इनको मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो बेल मिली थी, आपको याद होगा पहले सुप्रीम कोर्ट से भी 6 हफ्तों की बेल मिली थी, तो इन्होंने इलाज नहीं करवाया था बल्कि सियासी मीटिंग्स शुरू कर दी गई थी और उसके बाद वो बेल एक्सटेंड नहीं इनकी हुई थी। अब इन्होंने कहा कि हमारा इलाज तो पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, हमारा इलाज तो जो है वो एवन फील्ड हॉस्पिटल के अंदर ही इलाज हो सकता है। तो पंजाब हुकूमत के पास जब 2 महीने के बाद ये मामला गया तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, तो रिपोर्टों से पंजाब हुकूमत सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्होंने इनकी एक्सटेंशन के हवाले से बिल्कुल कैटेगोरिकली लिख दिया है कि अब इनकी कोई बेल एक्सटेंशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट ने क्लैरिटी के साथ सबमिट किया है। और यही ऑर्डर जो है वो आज अदालत ने लिखा है कि अगर पंजाब हुकूमत ने नहीं इनको एक्सटेंशन दी तो इनको जो है उसके ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं और उन सज़ा याफ्ता भी हैं, उनको वापस आना चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें एक दिन भी जाके वो दाखिल हुए हों। अब आप देख लें कि आज अगस्त है, वो नवंबर से अक्टूबर नवंबर से जो है वो 2019 के जो है वो गए हुए हैं, तो आज 10 माह तो हो चुके हैं। कोई एक तारीख बता दें, ना डॉक्टर अदनान नज़र आते हैं, ना प्लेटलेट्स काउंट्स आता है, जो उस वक्त एक पूरा मंजरनामा, पूरा माहौल बनाया गया। अच्छा, और बरतानिया तो उन ममालिक में शामिल है जिसमें आज भी कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है जी। और वहां पर जब मियाँ साहब इस तरह चहलकदमी करेंगे, निकलेंगे बगैर मास्क के, तस्वीरें सामने आएंगी, तो फिर तो हमें इतना बीमार आदमी है उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश होगी। पाकिस्तान में कोरोना काफ़ी कम हो गया है, यहाँ हालात साजगार हो गए हैं, तो मियाँ साहब वापस आ जाएं तो यहाँ पर अब काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी पैदा हो गए हैं, यकीनन उनका इलाज हो जाएगा। जी जवेल लतीफ़ साहब, ज़रा मुख्तसरन क्लैरिफाई कर दें। मैं हामिद मीर साहब इनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा इससे पहले कोई कैदी नहीं है जो अकामा पे जिसको सज़ा हुई हो। ऐसा कोई कैदी नहीं है जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और उससे गद्दार कह दिया हो गया हो। ऐसा कोई पाकिस्तानी कैदी नहीं है जिसने पाकिस्तान के अंदर ही नहीं दुनिया में पाकिस्तान का नाम इस लिहाज से रोशन किया हो कि पाकिस्तान एक जिम्मेवार कौम है। मगर आपने जो दुनिया में जाकर गुल खिलाए हैं वो भी सबके सामने है कि जो आप कहते थे कि हम अल-कायदा को तरबियत देते रहे, जो आप जाके कहते हो कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ, मगर मैं इसके बावजूद भी ये कहता हूँ अहमद मीर साहब कि नवाज शरीफ एक JIT नहीं कई JIT को भुगता चुके हैं। इनकी ख्वाहिश भी पूरा करने के लिए वापस आएंगे तो हम फेस करेंगे इनको, बिल्कुल, चले भागने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब मुस्तफा साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि बताओ भी APC कब होगी? अब तो 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, अब तो मुहर्रम शुरू होने वाली है, तो उनको ज़्यादा फिक्र है आपसे। आपको APC की इतनी फिक्र नहीं, शेख साहब को बड़ी फिक्र है, क्या चक्कर है? शायद वो चाहते हैं कि इस हुकूमत से जल्दी जान छूटे, वो आखिर PTI के इत्तेहादी जरा सुन ले, शेख साहब शामिल नहीं है। शेख साहब के जरा अल्फाज सुन ले। उस तरफ नहीं जा रहे कि APC की तारीख देनी। अब मुहर्रम शुरू होने लगा है, अब मुहर्रम के बाद रबीउल अव्वल आ जाएगा और ये समझ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करेंगे और फजलुर रहमान समझ रहा है कि वो सियासी तौर पर बच्चों को वरगला सकेगा। जी देखिए मीर साहब, बुनियादी तौर पर तो अगर हुकूमत एक पॉपुलर हुकूमत हो तो उसको अपोजिशन लाख तहरीक चला ले, क्या फ़र्क पड़ता है? अवाम में अगर मकबूल है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर हुकूमत गैर मकबूल है, अगर हुकूमत ने जो वादे किए हुकूमत में आने से पहले लोगों के साथ, उनके ऊपर वो पूरा नहीं उतरी, वो पूरे नहीं कर सकी, जिस तरह इन्होंने किए 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, टैक्सों की महसूलात की भरमार, $200 अरब इस पर मारेंगे, $100 अरब इस पर मारेंगे, IMF से कर्जा नहीं लेंगे, मुल्क की खुददारी कायम रखेंगे और पता नहीं न जाने क्या क्या बातें की। अब 2 साल तो गुजर चुके हैं, इन 2 सालों में अवाम इस चीज़ को जज कर चुके हैं कि इन तिलों में वो तेल नहीं, जो वादे किए गए थे वो वादे ऐसी हवा में किए गए थे। तो ऐसी हुकूमत को, इस गैर मकबूल हुकूमत के साथ ना कोई खड़ा होता है और ना अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर ये अपने कायम रख सकते हैं। तो अपोजिशन APC मुहर्रम के बाद ज़रूर होगी और उसमें सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त जो ही इलेक्शंस हुए, मौलाना साहब चाहते थे कि हम कौमी असम्बली में बैठे तक ना, हल्फ तक ना लें, उनकी एक अलग पोजीशन थी, बाकी अपोजिशन ने उनसे इत्तफाक नहीं किया। और अब भी हम आपस में जब बैठेंगे तो बैठ कर एक मुतफ़िका लाएमल ज़रूर बनाएंगे, उसमें मुख्तलिफ आरा होंगी। मौलाना साहब की शायद राय ज़रा सख्त राय है,
वो चाहते हैं कि फ़ौरन ही हमला कर दिया जाए। उस राय पे अगर दीगर सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या उस पे अपना वो रखेंगी, तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुख्तलिफ आरा ज़रूर है। प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब की शायद एक और सोच हो, हमारी सोच और हो। तो ये बैठ कर गुफ्त शनीद के ज़रिए ये बातें तय की जाएंगी। लेकिन मौलाना साहब को भी रहबर कमेटी के वो सरबराह हैं, उनको भी काफ़ी अरसा हो गया है कि उन्होंने रहबर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, तो वो भी उन्हें ज़रा जल्दी बुला लेना चाहिए ताकि मामलात किसी सिमत में लग सकें। अच्छा फ़रख हबीब साहब, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि ये कह रहे हैं गैर मकबूल हुकूमत है, इसका तो जवाब आप देंगे, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में आटा महंगा होने के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा हो रहा है और काफ़ी देर पूरे शहर का निज़ाम जो है उसकी वजह से गड़बड़ हुआ है। तो इस तरह का मुजाहरा आपके शहर में भी हो रहा है। वहाँ पे एक मिल से कुछ वर्कर्स को निकाल दिया गया है और वो मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि अपोजिशन कोई तहरीक नहीं चला रही, लेकिन हर दूसरे दिन पाकिस्तान के किसी ना किसी शहर में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ या महंगाई के ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुजाहरा ज़रूर हो रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर अपोजिशन ने मिलकर एक तहरीक शुरू कर दी तो आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे? देखिए मीर साहब, बात यह है जो अपोजिशन है ये तो खुद अपनी अपोजिशन है, इनको अपने एक दूसरे के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है। और ये तो हमें नाकामी के सर्टिफिकेट तो पहले दिन से हुकूमत के ये बांट रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई। अब मसला ये है कि अगर ये कामयाब थे तो फिर अवाम ने इनको क्यों मुस्तरद किया? इनको तो तीन बार जो है वो मौके मिले, 2 पार्टी सिस्टम था, उसमें से पीटीआई अगर निकल कर आई है तो इसका मतलब ये है कि इनकी कारकर्दगी के ऊपर अवाम मुतमिन नहीं थी। अब हमें आए आज 2 साल नजर होनी चाहिए, ठीक है, नहीं वो आरटीएस के ऊपर तो बहुत सारी बहस हो सकती है कि आरटीएस का तो हमें नुकसान हुआ, हमारा मैंडेट जो है वो चुराया गया। अच्छा, आपका नुकसान और हुआ। हमें जो है वो आपका मैंडेट चुराया गया, बनानी पड़ी। पीटीआई का मैंडेट चुराया गया, मैंडेट चुराया गया। वो अच्छा, हमारा आज एक नया इंकशाफ हुआ थी 2 सालों बाद। अच्छा, और आप देखें कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, 15-20 सीटें हैं जहाँ पे पीटीआई को 1000-1500 वोट से पीटीआई को इलेक्शन जो है वो हराया गया। तो मैं आपसे बड़ी खुल के बात फर्क हबीब साहब क्या हो गया आपको? ये आप पहली दफा पीटीआई कह रही है कि हमें हराया गया। इस पे बड़ी पहले भी बात हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, इस पे पहले भी बात हो चुकी है। देखिए बात यह है कि हम चाहते हैं कि जमहूरी तसलसल आगे बढ़े। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आज एहतजाज हो रहा है तो जमहूरियत है ना, जमहूरियत के ऊपर लोग एहतजाज कर सकते हैं। अगर नान भाई एहतजाज कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि आप कीमत जो है वो रोटी की ना बढ़ाएं, एक तयशुदा कीमत जिस पे आपको आटा दस्तयाब है हुकूमत फराहम कर रही है। हुकूमत 860 रुपये में जो है वो आटा दस्तयाब कर रही है मार्केट के अंदर, 1480 रुपये की स्पोर्ट प्राइड में मिलों को गंदम फराहम कर रही है। तो उसके ऊपर जो है वो फिर हम किसी को इजाज़त भी नहीं देंगे कि वो जो है वो गरां फरोशी की जाए। तो उसके ऊपर अगर कोई एहतजाज करता है तो उसके ऊपर मिल बैठ के उन चीज़ों को तय भी किया जा सकता है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो यकीनन उसको टेकअप कर लेगी। अच्छा, अब जो मामला देखें, जो कारकर्दगी के ऊपर बार बार बात करते हैं, तो हमें तो एक दिवालिया मैशियत हमारे हवाले करके गए थे। हमें तो जो है डॉलर पहले ही 127 के ऊपर मिला था। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपकी पहले हमें 20 अरब डॉलर पे मिली। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी थी पीएमएलएन से, 127 पे मिला था तो 3 अरब डॉलर कम करके गए आप। और क्या चाहते हैं फारूक भाई? वो तो फिर आपको भी तो 62 पे मिला था, आप 97 पे छोड़ के गए थे। अच्छा मियां जवेल लतीफ साहब, आप 97 पे छोड़ के गए, 127 पे छोड़ गए। मियां जवेल लतीफ साहब, ये तो हम तो मैशियत को संभाला दे रहे हैं। एक मिनट मीर साहब, 30 सेकंड सिर्फ। जी। आज टैक्स कलेक्शन पहली बार 4000 टैक्स इकट्ठा हुआ कोरोना के बावजूद। अगर कोरोना ना आता तो हम 5000 पूरा करते। इसके अलावा जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, मैशियत बहाल हो गई। कोरोना के अंदर दुनिया तारीफ कर रही है, बिल गेट्स तारीफ कर रहे हैं, जनरल असम्बली के सदर आते हैं वो तारीफ कर रहे हैं हमारे इकदामात की। ये तो कहते थे मुल्क को लॉकडाउन के अंदर डला दिया जाए, गरीब आदमी को बेरोजगार कर दिया जाए। हमने लोगों का काम भी चलाया, कारोबार और कोरोना के हवाले से इकदामात में तवाज़ुन पैदा किया। तो आज जो हमारी पॉलिसीज थी वो कामयाब हुई। आज स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से ऊपर जा चुकी है। आज आप फॉरेन जो रेमिटेंसेज हैं उसके अंदर 36% इजाफा हो गया। अच्छा, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अगर सिर्फ मुझे एक फिगर पेश करने दें जी। हुकूमत का अपना इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो कह रहा है कि इस पिछले 1 साल में और जब से ये हुकूमत आई है 66 लाख आदमी बेरोजगार हुए हैं।
और ये हुकूमती इदारे की वही फिगर है। मैंने इनको बताया फरख हबीब साहब को कि फैसलाबाद में भी आज सारा दिन एक मुजाहरा होता रहा है, 2000 लोगों को एक मिल ने निकाल दिया, 2000 लोगों को निकाल दिया। और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं जैसे कोरोना- हफीज पाशा मीर साहब और साहब, दीगर मीर लोग वो साहब, कह रहे हैं कोरोना के तकरीबन दौरान 1.5 करोड़ उन्होंने आदमी निकाला इस वक्त तक बेरोजगार हो चुका है जब से ये हुकूमत अच्छा, में आई। कोरोना के दौरान निकाला है तो अहमद साहब इजाजत देंगे? जी मियां जुबैर लतीफ साहब, मैंने आपसे सवाल ये करना है, सवाल मेरा ज़रा सुन लें, उसका जवाब दे दें कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आपके भी मोहतरम हैं, हमारे भी मोहतरम है, कभी वो पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि यार ये आप बी टीम बने हुए हैं, कभी वो मुस्लिम लीग नून को तानाजनी करते हैं कि आप सहूलतकार बने हुए हैं, तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपके मामला लगता है तय नहीं हो पा रहे, क्या वजह है? अगर इजाज़त दें तो 1 मिनट के लिए मैं पहली जो बात हो रही थी उस पर अर्ज़ कर लूँ। एक तो ये है कि इन्होंने जो आज एतराफ़ किया है ना फरख हबीब ने, ये बात तो पूरी कौम कह रही थी कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। चले शुक्र है इन्होंने एतराफ़ कर लिया, मगर जो दूसरी बात इन्होंने जो कही कि जनाब हमारे आते हुए मैशत बड़ी दुरुस्त हो गई, तो भाई हम तो छोड़ के गए थे 5.8 पे ग्रोथ और आज है -0, और इसी तरह डॉलर की कीमत उस वक्त क्या थी, आज क्या है? -38 है, 0.38। नहीं हामिद, मैं अच्छा एक और इनको जो आप बात करें एपीसी के हवाले से, हाँ। तो एपीसी का सुन लें, हाँ। क्योंकि आपके पास वक्त कम होगा। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का तहफ़्फ़ुज़ात हैं माजी के, वो दुरुस्त हैं, और आज जो वो बात कर रहे हैं ये बात सही कहते हैं मुस्तफ़ा नवाज साहब कि इनकी जमात में तरीक़ाकार पे हमारी जमात के तरीक़ाकार पे इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये चीज़ें मिल बैठ के तय हो जाती हैं। असल इशू ये है कि अगर मैं ना निकलूँगा, आज अभी कोर्ट कर रहे हैं आप कि आटे पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, कल को आप कोर्ट करेंगे कि चीनी पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, कल परसों आप बेरोज़गारी पे आप देख लेंगे लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो सियासी जमातें कॉल ना भी दें, अगर लोग खुद से बाहर आ गए, जो कि आ रहे हैं, तो फिर उसका बहुत भयानक नतीजा निकलेगा अदारों के लिए भी, रियासत की सलामती के हवाले से भी। इसलिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ये फैसला करना पड़ेगा, वो एपीसी के प्लेटफॉर्म से करें या खुद से अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से करें, इनको ये रोल अदा करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि हर हाल में जो पाकिस्तान के खैरखा हैं वो तमाम अदारों में बैठे हुए हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि इनकी ब्लैकमेलिंग से कब तक वो ये सोचते रहेंगे कि कल को ये ब्लैकमेल न करें इमरान खान, मगर ये निकलना पड़ेगा। एक और चीज़ भी मैंने आपको याद करवानी है कि आज 17 अगस्त है और फरख हबीब साहब को भी पता होगा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक जो खुसूसी स्क्रूटनी कमेटी थी, उसने फॉरेन फंडिंग केस में जो अपनी रिपोर्ट है वो आज डेडलाइन थी, आज जमा करवानी थी, और आज 17 अगस्त गुजर गया। और अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है इसका कोई अंजाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि फ़रख हबीब साहब जो है उन्होंने तो पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ भी दरखास्तें दी हुई हैं, तो इस पर होते हुए नहीं हो सकता। बात करते हैं एक वक्फे के बाद।